जब तक वो खुद को शिवसेना का ही कहेंगे तब तक उनको मुख्यमंत्री पद पर रखा जाए। उनके पार्टी के विधायक 120 126 है, वो निर्णय लेंगे किसको मुख्यमंत्री करना है नहीं करना है। मुझे लगता है इस प्रकार से कोई डील पहले से हुई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो गया है। गठबंधन की जो सरकार थी वो गिर चुकी है। रश्मि ठाकरे ने जब वर्षा छोड़ा तो एक बयान दिया और कहा अगर ये धोखा, ये चोट एनसीपी या कांग्रेस ने दी होती तो इतनी तकलीफ नहीं होती। दुख इस बात का है कि हमें चोट हमारे अपनों ने दी है। उद्धव ठाकरे जो हैं इस वक्त एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। काफी ज्यादा परेशान हैं, सोचने पर विवश हैं कि आखिर कौन सी खता हमसे हो गई जो हमारे अपने इस कदर बाकी हो गए। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाने के बाद यहां फिलहाल शिवसेना में शांति का माहौल है। हाथ पैर उद्धव ठाकरे जरूर मांग रहे हैं। यहां पर अब बीएमसी चुनाव को लेकर उन्होंने कमर कस ली है। पार्टी में कई तरह के बदलाव करने पर वो विचार कर रहे हैं। अभी भी एकनाथ शिंदे को लेकर भावनात्मक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं। खैर, आपको बता दें, संजय राउत इस मुश्किल वक्त में उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहे। अब सवाल जनता के जहन में यह भी आता है कि जब एकनाथ शिंदे जैसे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, जिन्होंने 1.5 साल तक शिवसेना के साथ अपने आप को जोड़कर रखा, माफ कीजिएगा 1.5 दशक तक जो शिवसेना के साथ जुड़े रहे, उससे भी ज्यादा वक्त तक, जब वो नेता भाजपाई हो जाए तो सवाल उठता है कि संजय राउत क्यों बाकी नहीं हुए। संजय राउत को लेकर यह दावा किया गया है कि संजय राउत भी ईडी के शिकंजे से डरकर भारतीय जनता पार्टी में रुख कर सकते हैं, बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बात में सच्चाई है? तो सच्चाई बयां कर दी है खुद संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत खुद मीडिया के सामने आते हैं और गुवाहाटी वाले बागी विधायकों के गुट में शामिल होने वाले दावों की सच्चाई को खुद बयां करते हैं। संजय राउत ने अपने एक्सक्लूसिव कॉन्फ्रेंस में खुद बोल दिया है कि उन्हें भी भाजपा में जाने का ऑफर आया था। उसके बाद संजय राउत और क्या कहते हैं, चलिए आपको उनका पूरा वीडियो सुनाते हैं, सुनिए जरा। बात ऐसी है, वो टूट फूट की बात तो पुरानी हो गई है हमारे लिए। महाराष्ट्र में एक नई सरकार आई है, जो एक गुट बना था, इस गुट के साथ भाजपा ने अलायंस किया है और गुट के नेता एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। देश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार होती है। तमिलनाडु में हुई है, उड़ीसा में भी करने की कोशिश की थी और भी राज्यों में हुई है। राजनीति में इस प्रकार की नई बात नहीं है। लेकिन सर, जो उम्मीदें फडणवीस की, जो ऐसा कहा जा रहा है फडणवीस सीएम बनेगा, आखिरी समय तक बात ऐसी है कि वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको मुख्यमंत्री करना है किसको नहीं करना है। मैं मानता हूं कि उनकी पार्टी भी आदेश पर चलती है, हाईकमान के एक आदेश आया और फडणवीस जी ने वो स्वीकार किया। शिंदे साहब को सीएम बनाने के पीछे एक रणनीति क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए मास्टर संगठन कोई भी हो सकता है, संगठन को कमजोर, देखो रणनीति हो या कूटनीति हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक सरकार महाराष्ट्र में आई है, उस सरकार को महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र में कुछ अच्छा हुए इसलिए हम हमारी शुभकामनाएं देते हैं। संगठन कमजोर होगा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि हमारा संगठन कभी कमजोर हुआ है। सर, जो नाराज शिव सैनिक हैं, क्या अब उससे खुश हो जाएंगे? कोई नाराज नहीं है। एकनाथ शिंदे गुट से जो नाराज थे, जो आप कह रहे थे कि हमने उनको रोक के रखा है, क्या अब वो लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया गया? नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। सर, एकनाथ शिंदे खुद को आज भी शिवसेना का ही कह रहे हैं, खुद को शिवसेना ही कह रहे हैं। अगर वो विहिप निकालते हैं तो क्या? जब तक वो खुद को शिवसेना का ही कहेंगे तब तक उनको मुख्यमंत्री पद पर रखा जाएगा। राव साहब, क्या वजह है कि एकनाथ शिंदे जी को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम किया है? तो उनका मामला है, उनके पार्टी के विधायक 120 126 है, वो निर्णय लेंगे किसको मुख्यमंत्री करना है नहीं करना है। मुझे लगता है इस प्रकार से कोई डील पहले से हुई होगी, इसलिए ये रिस्क एकनाथ शिंदे जी ने उठाई। लेकिन अब एक सरकार अगर बनी है तो उसके ऊपर चर्चा करना